Hello everyone, welcome back to my channel. So today is the class 14 of mental health nursing, and in this class we are going to discuss a very important and the simple topic but very underrated, that is psychotherapy and ECT. because psychotherapy बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, but yes, यहाँ से भी questions एग्जाम में आते हैं. So first we will discuss about the ECT and after that हम psychotherapy के बारे में पढ़ेंगे. So the ECT very simple, that is the electroconvulsive therapy. So ECT now there is two types. First one is the direct and second one is indirect. तो जब ECT आया ना तब हम कौन सा यूज करते थे? डायरेक्ट वाला यूज करते थे. सो डायरेक्ट में हम क्या करते थे? वी आर नॉट यूजिंग एनी एनेस्थेटिक एजेंट्स और मसल रिलैक्सेंट. डायरेक्टली हम पेशेंट को GTCS इंड्यूस करते थे, बिकॉज ECT में बेसिकली हम क्या करते हैं? कन्वर्जन इंड्यूस करते हैं, GTCS इंड्यूस करते थे. तो कुछ भी एनेस्थेटिक्स नहीं देते थे, ना ही हम कुछ मसल रिलैक्सेंट देते थे, एंड वी आर इंड्यूसिंग GTCS. ओके, सो यू कैन इमेजिन कि कोई मसल रिलैक्सेंट नहीं है, कोई एनेस्थेटिक्स एजेंट नहीं है, तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या रहते थे? कॉन्शियस रहते थे. प्लस देयर इज वेरी हाई रिस्क फॉर फ्रैक्चर होने के चांसेस रहता था, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट नहीं है ना. प्लस और क्या चांसेस होता था? टिथ डिसलोकेशन के चांसेस होते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि जो हमारे मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट आया 2017 में, उसके बाद जो डायरेक्ट ECT है वो क्या हो गया? बैंड हो गया, कंप्लीटली बैंड हो गया. नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस डायरेक्ट ECT. तो क्या यूज करते हैं? देन वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट ECT, और यू कैन से दैट इज मॉडिफाइड ECT, right? So direct ECT use no anesthetics agents or muscle relaxants, so it has very high incidence of fracture and teeth dislocations. So that's why इनडायरेक्ट ECT और मॉडिफाइड ECT आया, जिसमें हम एनेस्थेटिक्स एजेंट भी यूज करते हैं प्लस मसल रिलैक्सेंट भी यूज करते हैं, एंड देन वी आर इंड्यूसिंग GTCS, राइट? सो द क्वेश्चन व्हाट आस्क फ्रॉम दिस स्लाइड, दैट इज कि हम इनडायरेक्ट ECT में वी आर यूजिंग एनेस्थेटिक्स एजेंट, देन व्हाट इज द लाइक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और द प्रेफर्ड anesthetics agent that is used in ECT, so that is the methotrexate. Other than methotrexate we are using propofol or thiopentol, but this methotrexate is the preferred one. So first question is that जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? And जस्ट यू थिंक कि हम इनडायरेक्ट ECT में हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग द एनेस्थेटिक एजेंट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट उससे पहले हम पेशेंट को क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे, सो दैट जो सलाइवा सिक्रेशन कम हो सके एंड लाइक एस्पिरेशन के चांसेस भी कम होगा. तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं. देन हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं, methotrexate देते हैं, एंड देन हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं. तो सबसे पहले हमने एट्रोपिन दिया, एट्रोपिन टू डिक्रीज सिक्रेशन, एंड आफ्टर दैट हमने क्या दिया? मिथोहेक्सिटल दिया. मिथोहेक्सिटल क्या है? दैट इज द एनेस्थेटिक एजेंट, एंड आफ्टर दैट हम क्या देते हैं? सक्सिनाइल कोलिन क्या है? दिस इज मसल रिलैक्सेंट, एंड देन वी आर इंड्यूसिंग GTCS, राइट? सो दैट इज द इनडायरेक्ट ECT. एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स पेशेंट को हमें 6 to 8 आवर्स का NPO रखना होता है, बिकॉज हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, है ना? पेशेंट का लाइक GTCS इंड्यूस करें, सो ऑफकोर्स 6 to 8 आवर्स का NPO होना चाहिए. प्लस ऑफ कोर्स कंसेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है. सो 6 to 8 आवर्स का NPO, कंसेंट, है ना? एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. Coming to the next thing, that is the electrode, because we are placing the electrodes and by that electric current जाता है. So electrode ना दो तरीके का है. फर्स्ट वन इज द बाइलेटरल एंड द सेकेंड वन इज द यूनिलेटरल. सो बाइलेटरल में क्या है? बाइलेटरल में हम दोनों तरफ लाइक दोनों डोमिनेंट ऑफ जो हमारे हेमिस्फेयर है, दोनों हेमिस्फेयर पे हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, है ना? सो बाइलेटरल में दोनों, तो आइदर इट इज टेम्पोरल हो सकता है, बाई टेम्पोरल और बाई फ्रंटल. सो बाई फ्रंटल में हम दोनों लाइक फ्रंटल बोन पे लगाएंगे, एंड टेम्पोरल में हम दोनों टेम्पोरल बोन पे लगाएंगे, ठीक है ना? एंड दिस वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज. दिस बाइलेटरल ECT इज मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है ना? इधर बाई टेम्पोरल और बाई फ्रंटल. सेकेंड हमारा होता है यूनिलेटरल. सो यूनिलेटरल में क्या है? ओनली वन साइड ऑफ नॉन डोमिनेंट. जैसे कि लेट्स सपोज हमारा लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो डोमिनेंट है, सो लाइक कॉग्निशन, मेमोरी, लर्निंग उसमें ज्यादा इंक्लूड होते हैं. सो हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे वो नॉन डोमिनेंट राइट साइड लगाएंगे, राइट साइड ऑफ हेमिस्फेयर में लगाएंगे, सो डेट जो ये मेमोरी प्रॉब्लम, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं ECT के जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक मेमोरी डिस्टर्बेंस एंड ऑल. तो बिकॉज ऑफ नॉन डोमिनेंट
हेमिस्फेयर पे लगाते हैं ना, तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, है ना। सो यूजुअली राइट यूनिलेटरल ईसीटी इट इज एसोसिएटेड विद फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग, सो लाइक राइट टेम्पल एंड अदर जो है वो राइट पैराइटल एरिया में यूज करते हैं। सो दिस वन इज द राइट यूनिलेटरल, सो एक हमने टेम्पोरल पे लगा, एक पैराइटल साइड पे लगा दिया, एंड दिस वन इज द बाई टेम्पोरल एंड दिस वन इज द बाई फ्रंटल, ठीक है ना। सो ये हमारा इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईसीटी क्या है? सो लाइक देयर इज वेरियस मेनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिहाइंड ईसीटी। सो लाइक क्या है, फर्स्ट वन इज द चेंज इन द न्यूरोट्रांसमीटर बाय इंड्यूसिंग द सीजर। हम जो न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक सेरोटोनिन, गावा, डोपामिन वो इंक्रीज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो साइकोटिक सिम्टम्स है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। अदर देन दैट लाइक देयर इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर एंड न्यूरोनल ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी होता है बिकॉज ऑफ द सीजर एक्टिविटी, एंड इसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। सो लाइक डिप्रेशन एंड ऑल में ये हेल्प करता है ना। अदर देन दैट और क्या थ्योरी है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज सीजर एक्टिविटी हम ब्रेन को रीसेट कर देते हैं, ब्रेन को रीसेट करते हैं एंड देन फिर कंप्लीटली वो रीस्टार्ट होता है। सो लाइक दैट देयर इज वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट नो द नेम। Then coming to the very important, this slide is something very important, indication of ECT. So most commonly हम ECT कहाँ पे यूज करते हैं? डिप्रेशन with suicidal risk, very important. So अगर पेशेंट है विथ सुसाइड, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ सुसाइडल, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर उसने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया है, देन ईसीटी इज द बेस्ट चॉइस, राइट। सो डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ईसीटी, अदर देन लाइक डिप्रेशन विथ स्टूपर, डिप्रेशन विथ साइकोटिक डिप्रेशन। सो ये सारे इंडिकेशन है ऑफ ईसीटी। अदर देन दैट कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया भी बहुत अच्छा है, लाइक लोराज़ेपाम दिया, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के लिए ईसीटी इज द बेस्ट चॉइस। उसके अलावा मेनिया में भी यूज करते हैं। सो दिस इज द लाइक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में बेसिकली हम ईसीटी यूज करते हैं। अदर देन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर लाइक इंट्रैक्टेबल सीजर्स, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, डिलीरियम एंड पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हैं, नॉट मच बट यस यू हैव टू नो द नेम, ठीक है। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। कमिंग टू द साइड इफेक्ट में द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज द मेमोरी डिस्टर्बेंस, एंड मेमोरी डिस्टर्बेंस भी कौन सा होगा? रेट्रोग्रेड वाला, है ना, पुराना वाला। सो मेमोरी डिस्टर्बेंस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, एंड स्पेसिफिकली कौन सा? दैट इज द रेट्रोग्रेड अमनेसिया, एंड इट गेट इम्प्रूव्ड, सो वेरी माइल्ड होता है, एंड लाइक 1 to 6 मंथ में रिकवरी हो जाती है पेशेंट की, ठीक है ना। उसके अलावा लाइक हेडेक हो गया, मसल एक हो गया, फ्रैक्चर्स, टूथ डिसलोकेशन, डिलीरियम लाइक ऑल्टर्ड टाइम प्लेस पर्सन है ना, सो ऑल्टर्ड डिसओरिएंटेशन इन टाइम प्लेस पर्सन है ना, सो डिलीरियम, और सो ये सारा साइड इफेक्ट होता है। अनदर साइड इफेक्ट क्या होता है? देयर इज द प्रोलॉन्ग सीजर, वेरी रेयर बट यस इट कैन हैपन, प्रोलॉन्ग सीजर हो सकता है। प्रोलॉन्ग सीजर कब बोलेंगे? व्हेन सीजर इज मोर देन 180 सेकंड, देन इट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग सीजर। इफ इट इज प्रोलॉन्ग सीजर तो हमें एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग देके प्रोलॉन्ग सीजर को इनहिबिट करने होते हैं। सो दीज आर द साइड इफेक्ट। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज द मेमोरी डिस्टर्बेंस, स्पेसिफिकली रेट्रोग्रेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सो अर्लियर इट वाज लाइक क्या था कि increase ICP is the absolute contraindication, but now there is no any absolute contraindication. Absolute contraindication कुछ भी नहीं है, there is relative contraindication, that is the increase intracranial pressure. So अगर ICP increase है तो हम benefit risk देखते हैं then उसके बाद decide करते हैं, but there is no any absolute contraindication, and relative contraindication में क्या है? That is the increase intracranial pressure, ठीक है ना। So this is all about हमारा ECT. So ECT हमारा कंप्लीट हो गया। कमिंग टू द सेकेंड वन दैट इज द साइकोथेरेपी। सो साइकोथेरेपी में ना बहुत सारे हैं। सो एज यू नो इन द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर अलोंग विद दैट फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इट इज समथिंग की मोर देन फार्माकोथेरेपी, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स में फार्माकोथेरेपी से भी ज्यादा हम किसको फोर्स करते हैं? दैट इज द साइकोथेरेपी। सो साइकोथेरेपी में सबसे फर्स्ट हमारा है बिहेवियरल थेरेपी। सो बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली हम किस में यूज करते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर में, जितने भी लाइक ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सो उसमें हम बेसिकली हम बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमनली इन
ओसीडी एंजाइटी डिसऑर्डर में हमने बिहेवियरल थेरेपी यूज किया जाता है, एंड अदर देन दैट लाइक और भी जो भी होता है स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इट इज यूज इन एंजाइटी डिसऑर्डर. सो द फर्स्ट लाइन इज दैट, है ना. सो इट्स प्राइमरीली यूज फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर बट एप्लीकेबल टू अदर्स ऑल्सो. सो इसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज द सिस्टमेटिक desensitization, and I think मैंने आपको जब फोबिया पढ़ाया था, फोबिक डिसऑर्डर, देन अगेन मैंने आपको ये चीजें बताई थी, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सिस्टमेटिक desensitization. सो सिस्टमेटिक desensitization में हम क्या करते हैं, दिस सिस्टमेटिक desensitization इज बेस्ड ऑन डैट कि कोई भी पर्सन एट द सेम टाइम रिलैक्स और एंग्सियस नहीं हो सकता है ना. सो एट द सेम टाइम पर्सन कांट बी एंग्सियस एंड रिलैक्सेशन. सो हम इसमें दैट्स व्हाई वी आर इन दिस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक टीच करते हैं. सो रिलैक्सेशन टेक्निक में लाइक कि डीप ब्रीदिंग हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, है ना. सो हमने पहले उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स उनको हमने सिखाया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग कि लेट्स सपोज उसको फोबिया है, किस चीज से उसको फोबिया है, लेट्स सपोज डॉग से फोबिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक हायरार्की वे में लाइक फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज वे में उसको हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे उस फोबिक जो भी हमारा एंजाइटी स्टिमुलेटिंग जो बिहेवियर है, एंजाइटी स्टिमुलेटिंग जो कंडीशन है, उसको हम स्लोली इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड पेशेंट को हम रिलैक्स होने के लिए बोलेंगे, एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा कि पेशेंट का जो फोबिया है वो एलिमिनेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो दैट इज द सिस्टमेटिक desensitization. So an anxiety provoking stimulus is provided while the person in a relaxed state. The anxiety gets inhibited, used for phobia and OCD. So most commonly it is used for phobia. ठीक है ना. सो हमने इसमें क्या किया, ग्रेजुअल एक्सपोजर इन हायरार्की प्लस रिलैक्सेशन. तो लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसको डॉग से बहुत डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉग के बारे में बोलेंगे कि आप डॉग के बारे में सोचो. जैसे ही वो डॉग के बारे में सोचेगा, उसको एंजाइटी होगा, रिलैक्सेशन करेगा, इंप्रूव हो जाएगा. देन उसको डॉग का पिक्चर लाएंगे, देन आफ्टर दैट हम डॉग को दूर से दिखाएंगे, देन डॉग को पास में लाके खड़ा कर देंगे, देन वो डॉग को टच करने बोलेंगे. सो बाय दैट क्या होगा, उसका जो एंजाइटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज द सिस्टमेटिक desensitization. अनदर वन इज फ्लडिंग. सो दोनों एक साथ मैंने इसलिए बताना है क्योंकि दोनों अप्रोक्स सेम होते हैं. सो फ्लडिंग में क्या हो रहा है ना, इज द फ्लडिंग से क्या हो रहा है कि एकदम से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लड आ गया, एकदम से भर के पानी आ गया. सो फ्लडिंग में क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम ग्रेजुअल एक्सपोजर नहीं करते हैं. लेट्स सपोज किसी पर्सन को डर लगता है किससे, हाइट से, तो हम उसको सडनली क्या करेंगे, एकदम 10th फ्लोर पे जाके खड़ा कर देंगे. 10th फ्लोर पे जाके खड़ा कर देंगे, उसको अब क्या आएगा, ऑफ कोर्स एंग्जियस हो जाएगा, वो एंजाइटी होगा. धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे उसको खड़ा रखेंगे, धीरे धीरे उसको बोलेंगे कि रिलैक्स करो. देन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिलैक्सेशन नेचुरली वो क्या हो जाएगा, जो एंजाइटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने क्या किया, ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ जो एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस जो भी था उसको हम ग्रेजुअली एक्सपोजर कर रहे थे हायरार्की वे में. बट इन फ्लडिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एकदम सडनली उसको हम वहां पे जाके खड़ा कर रहे हैं. बट मोस्ट कॉमनली फ्लडिंग हम यूज नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट जो है वो एकदम से अरेस्ट आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज. ठीक है. एंड सो हमारा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कंप्लीट हो गया, एंड हमने एक फ्लडिंग पढ़ लिया. एक और होता है हमारा एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. एज द नेम सजेस्ट, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मतलब कि हम पहले एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स है उसको हम प्रिवेंट करते हैं. सो इट इज बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओसीडी. कैसे? सो लेट्स सपोज अ पेशेंट हैविंग लाइक ऑब्सेशन कि उसका हाथ गंदा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को उसकी जो हैंड को हम फ्लोर पे टच करेंगे, एंड उसका जो कंपल्सन बिहेवियर क्या होगा, हैंड वॉश करना, सो दैट उसका एंजाइटी रिड्यूस हो. तो जो हैंड वॉश जो करना है ना वो हम प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, एंड देन धीरे धीरे क्या होगा, वो जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे नेचुरली डिक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज द एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मोस्ट कॉमनली यूज इन OCD. Yes. ठीक है. So this one is the second one, this one is the third one. So exposure and response prevention, therapeutic graded exposure used for phobia and OCD, most commonly OCD में यूज करते हैं, और systematic desensitization most commonly phobia में यूज करते हैं. This is the treatment of choice you can say. ठीक है. फोर्थ हमारा है मॉडलिंग.
सो मॉडलिंग मतलब क्या होता है, मॉडल है ना, वो मॉडल है, रोल मॉडल है, तो मतलब हम उससे सीख रहे हैं। रोल मॉडल लेट्स सपोज हमारी लाइफ में भी कोई एक रोल मॉडल होता है, सो वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट पर्सन, है ना, कि उसका ये बिहेवियर है, उसका वे ऑफ टॉकिंग इस तरीके है, तो मुझे भी इस तरीके से सीखना है, वो इस तरीके से काम करते तो मुझे भी इस तरीके से सीखना है। सो सेम लाइक दैट मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग इज समथिंग द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हम उसको देख कर सीखते हैं। सो पेशेंट लर्न न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अनदर पर्सन परफॉर्मिंग दैट बिहेवियर, है ना। सो लेट्स सपोज किसी को स्टेज से डर लगता है, तो वो पहले देखेगा किसी को कि वो स्टेज पे गया है, वो किस तरीके से लाइक कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है। सो बाय दैट वी आर लर्निंग, है ना। सो या फिर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, उसको इंजेक्शन से डर लगता है, तो वो देखेगा किसी अनदर बच्चे को कि उसको इंजेक्शन लग रहा है, जब वो उसको देखेगा वो नहीं रोया, उसको डर नहीं लगा, देन वो भी कर सकता है ना। सो दैट इज द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग और मॉडलिंग दैट इज समथिंग ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशन से हम सीखेंगे, ठीक है, वेरी इजी आई थिंक। ओके, देन फर्स्ट फिफ्थ वन इज द असर्टिवनेस ट्रेनिंग। सो असर्टिवनेस ट्रेनिंग क्या है, इट इज द assertiveness training is like being assertive while asking for rights and saying no to unjust demand. So in that what happen, it teaches a person to express feeling, thoughts and rights confidently and appropriately without aggression. It is something कि how to say no politely, है ना। अब लाइक इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लाइक वी हैव राइट, कि हमें अगर कुछ चीजें पसंद नहीं है, हाउ वी कैन से नो, आई कांट डू दैट थिंग, सो हाउ टू से दैट नो वेरी पोलाइटली, नॉट एग्रेसिवली, सो दैट इज समथिंग असर्टिव टेक्निक, है ना। सो असर्टिव इज दैट कि इट टीचेस अ पर्सन टू एक्सप्रेस फीलिंग, थॉट्स एंड राइट कॉन्फिडेंटली, कैसे उसको कॉन्फिडेंटली अपने फीलिंग को, थॉट्स को कन्वे करना है ना। सो दैट इज द असर्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में हम बेसिकली सोशल स्किल्स जो होते हैं लाइक आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसे करने हैं, हाउ टू टॉक विद द पर्सन, है ना। सो दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन दैट थेरेपी इज taught, है ना। सो सोशल स्किल लाइक लर्न अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल लाइक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट, एक्टिव लिसनिंग, है ना। सो ये सारे सोशल स्किल्स बेसिकली टीच किया जाते हैं। Then seventh one is the aversive conditioning. So aversive conditioning is basically based on classical conditioning, जो आपका एक पढ़ा होगा आपने operant and classical conditioning. So it is basically based on क्लासिकल कंडीशनिंग। सो इसमें हम क्या करते हैं ना, अवर्सिव थेरेपी से आप ऐसे याद करो डाइसल्फिरैम थेरेपी वाला, है ना। तो जो भी हमारा इट इज यूज टू ट्रीट अनवांटेड बिहेवियर, कोई भी जो अनवांटेड बिहेवियर है, लेट्स सपोज पैराफिलियस, है ना। सो अनवांटेड बिहेवियर को हम पहले पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसके बारे में सोचो, जैसे ही वो उसके बारे में सोचेगा तो हम कोई शॉक देंगे, तो शॉक देंगे, बिकॉज ऑफ दैट शॉक उसको डर हो जाएगा कि ये मैं सोचूंगा तो मुझे शॉक मिलेगा, है ना। सो धीरे धीरे क्या होगा, जो अनवांटेड बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। सो टू ट्रीट अनवांटेड बिहेवियर द पेशेंट इज आस्क्ड टू इमेजिन और इज गिवन पेनफुल स्टिमुलाई लाइक इलेक्ट्रिक शॉक टू डेवलप एन एसोसिएशन बिटवीन द अनवांटेड बिहेवियर एंड पेन। सो लाइक जैसे ही उसने अनवांटेड चीजें सोची, उसको पेन मिला, तो वो लिंक हो गया ना कि अनवांटेड चीजें हैं ये, इसको सोचूंगा तो मुझे पेन मिलेगा। तो धीरे 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 क्या होगा, जो अनवांटेड जो बिहेवियर है उसके जो थॉट्स है, उसके माइंड से, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज द अवर्सिव कंडीशनिंग, यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड बाय डाइसल्फिरैम थेरेपी के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज द अवर्सिव कंडीशनिंग। सो दिस ऑल आर द बिहेवियरल थेरेपी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर बट कैन ऑल्सो यूज इन अदर कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। सो ये आपको सारा याद करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज द बायो फीडबैक। सो बायो फीडबैक में क्या है कि लेट्स सपोज हम लाइक हमारा हार्ट रेट, बीपी, मसल टेंशन, सो दैट इज समथिंग ऑटोमेटिकली होता है ना। सो इन बायो फीडबैक में क्या करते हैं, बायो फीडबैक, सो बायो फीडबैक में क्या करेंगे, सेंसर आर अटैच्ड टू द बॉडी। सो लेट्स सपोज अ पर्सन हैविंग एंजाइटी, a person having anxiety when going to the stage, तो स्टेज पे जाता है तो उसको एंजाइटी होता है, तो जैसे ही वो एक स्टेज पे गया उसको एंजाइटी होगा तो मसल टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही मसल टेंशन इंक्रीज होगा तो उसकी बॉडी में ना एक सेंसर लगा होगा, काइंड ऑफ ईएमजी। तो जैसे ही उसका मसल टेंशन इंक्रीज होगा तो वो सेंसर लाइक अलार्म करेगा या लाइटनिंग करेगा, कुछ भी करेगा। तो जैसे ही वो लाइटनिंग करेगा, पेशेंट क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिलैक्सेशन। तो जैसे जैसे वो रिलैक्सेशन टेक्निक करेगा, डीप ब्रीदिंग एंड ऑल लेगा, तो मसल टेंशन इंप्रूव होगा, तो जो अलार्मिंग का जो साउंड था वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो बाय दैट धीरे धीरे नेचुरली पेशेंट समझ जाएगा
कि मुझे कैसे डीप लाइक ब्रीदिंग एंड ऑल करना है, एंड कैसे मुझे इस एंजाइटी को कैसे ओवरकम करना है. सो दैट इज समथिंग द बायो फीडबैक, है ना. सो सेंसर आर अटैच टू द बॉडी एंड मशीन मेजर द बॉडी रिस्पॉन्सेज, है ना. तो वो लाइक बीपी, हार्ट रेट, मसल टेंशन, कुछ भी वो मॉनिटर करेगा. एंड फीडबैक गिवन थ्रू लाइक साउंड, लाइट और कंप्यूटर स्क्रीन. तो जैसे हीलर सपोज मैंने मसल टेंशन का एग्जांपल दिया, ऐसे हीलर सपोज उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वो अलार्म करना स्टार्ट कर देगा, है ना. देन वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा. सो पेशेंट प्रैक्टिस रिलैक्सेशन और एनी कंट्रोल टेक्निक ग्रेजुअली लर्न सेल्फ कंट्रोल. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा ओवर बॉडी रिस्पॉन्सेज. लाइक ईएमजी हो गया मसल टेंशन के लिए, ईईजी लाइक ब्रेन वेव इंक्रीज हो जाएगा तो ईईजी होगा. थर्मल बायो फीडबैक लाइक स्किन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल बायो फीडबैक, है ना. सो दिस इज द बायो फीडबैक. ठीक है, वेरी सिंपल. सेकेंड हमारा है कॉग्निटिव थ्योरी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइक ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में हम सीबीटी और कॉग्निटिव थ्योरी एंड मोस्ट कॉमनली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली हम यूज करते हैं. तो अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं पता तो सीबीटी तो सारे के सारे डिसऑर्डर में यूज करते हैं. ऑल डिसऑर्डर, है ना, ऑल डिसऑर्डर में सीबीटी यूज करते हैं. सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, है ना. एंड फर्स्ट हमारा है कॉग्निटिव थेरेपी एंड सेकंड होता है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. सो कॉग्निटिव थेरेपी में बेसिकली क्या है, कॉग्निशन, थिंकिंग. सो जो भी हम सोचते हैं, whatever we are thinking, है ना, that is seen in our behavior, है ना. so that is very very important. जो भी हम सोचते हैं वो हम फील करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में हमारा दिखता है ना. so whatever we are thinking that is seen in our behavior. so इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, person's thought and belief, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सन्स का जो थॉट एंड बिलीफ है दैट इन्फ्लुएंस द इमोशन एंड द बिहेवियर. सो पेशेंट्स का इमोशन एंड बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जितने भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दैट अकर बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, है ना. सो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दैट इज अकर बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्टेड, या तो जो थॉट डिसऑर्डर में कुछ डिस्टॉर्शन होगा या फिर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होगा, है ना. सो पर्सन आर नॉट डिस्टर्ब बाय द सिचुएशन. वो सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होता है, दे आर डिस्टर्ब बाय द वे दे आर थिंकिंग, है ना. सो लेट्स सपोज अ पर्सन इज गोइंग ऑन द वे एंड उसके सामने से कोई इसका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव कोई भी जा रहा था, उसने उसको हाय बोला. लेट्स सपोज उसके जो सामने वाला पर्सन था उसने उसको देखा नहीं एंड वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया. देन व्हाट दिस पर्सन थिंक कि मैं तो यूजलेस हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ. सो इसकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हुआ ना. लेट्स हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने उसको देखा ही नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है ना. या फिर अनदर एग्जांपल ले लो. लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो एग्जाम दिया, वो फेल हो गया. देन व्हाट ही थिंक्स कि मैं अपनी लाइफ में ही फेल हो गया हूँ, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं इस वर्ल्ड में कुछ कर ही नहीं सकता. सो एक एग्जाम में फेल हुआ एंड ही इज कनेक्टेड विथ ऑल द थिंग्स कि मैं लाइफ में ही कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं जस्ट यूजलेस हूँ. तो आप समझ रहे हो. सो मतलब कि क्या है, उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग ही खराब है ना. कि हो सकता है कि एग्जाम में वो फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो लाइफ में हर जगह वो फेल हो जाएगा. सो it is this theory is basically based on कि the person is not disturbed by the situation, it is disturbed by the way he is thinking, है ना. so इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो उसका distorted thinking है या फिर negative thinking pattern है उसको हम चेंज करने की जरूरत होती है ना. so इसमें क्या करते हैं, early experience may lead to cognitive distortion which leads to negative automatic thought. so therapy बेसिकली क्या करते हैं, वो जो distorted cognitive है या फिर negative thinking pattern है ना, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, है ना, जिसमें हम बिहेवियर को भी इंक्लूड कर देंगे. एंड कॉग्निटिव थेरेपी में सिर्फ कॉग्निशन यूज होगा. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी जो कि सारे के सारे डिसऑर्डर में यूज किया जाता है. ओके, देन हमारा नेक्स्ट है दैट इज ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज. वेरी सिंपल. तो इसमें क्या है ना, दिस ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज इज मोस्ट कॉमनली यूज इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड समटाइम्स लाइक वेट रिडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. बट मोस्ट कॉमनली हम साइकियाट्रिक पढ़ रहे तो हम क्या याद करेंगे, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में यूज करते हैं. तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं. सो दिस
ट्रांस थियोरिटिकल मॉडल ऑफ चेंज क्या बोलता है कि कोई भी चेंज लाना हो तो एकदम से सडन चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। तो धीरे धीरे चेंज में सबसे पहले क्या होगा, दैट इज द प्री कॉन्टेम्पलेशन। प्री कॉन्टेम्पलेशन में पर्सन क्या सोचेगा कि देयर इज नो इंटेंशन टू चेंज। सो लेट्स सपोज अ पर्सन विद स्मोकिंग, सो वो स्मोकर क्या सोचेगा कि दैट इज फाइन, लाइक मैं स्मोक कर रहा हूँ, दैट इज फाइन, नो एनी एडवांटेज, नथिंग हैपन टू माई लाइफ, it is absolutely normal. So that is the pre-contemplation, no intention to change. Then second stage में क्या आएगा, second stage में आएगा contemplation. So contemplation में क्या होगा, this person start to realize there is problem, so वो pros and cons सब कुछ evaluate करेगा. So then person will start to think कि yes, smoking is dangerous, smoking can cause cancer, it can reduce my life expectancy, है ना। So इस तरीके से वो smoking को फिर वो like इवेल्युएट करेगा कि यस इट इज हार्मफुल, ठीक है। सो सेकंड स्टेज ये होगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्रिपरेशन करेगा। सो डिसीजन इज मेड एंड प्लानिंग स्टार्ट। तो वो क्या करेगा कि वो जो गम होता है, निकोटिन पैच गम एंड ऑल, वो लेके आएगा, कोई डेट फिक्स कर देगा कि यस इस डेट तक मैं धीरे धीरे स्मोकिंग को क्विट कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। सो दैट इज द प्रिपरेशन। फिर क्या होगा, एक्शन। सो एक्शन में क्विटिंग एंड मेकिंग एक्टिव चेंजेस इन द बिहेवियर। तो फाइनली वो क्विट कर देगा, सारा जो भी निकोटिन गम एंड ऑल अप्लाई करेगा, जो सबको जो भी बिहेवियर है ना, वो सारी चीजों को स्मोकिंग से लाइक ऑल द स्मोकिंग इंड्यूसिंग बिहेवियर सबको वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। सो स्मोकिंग वो फाइनली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। देन मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस में क्या होगा कि वो जो स्मोकिंग जो स्टॉप किया उसको मेंटेन भी रखेगा। उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकता है कि जो उसके स्मोकर फ्रेंड्स है, जो उसको बोलते हैं कि हाँ स्मोकिंग करो लो, है ना, तो उस वैसे फ्रेंड्स को भी वो छोड़ देगा, है ना। तो फ्रेंड्स वगैरह को भी वो लीव कर देगा। सो दैट इज द मेंटेनेंस के लिए। सो ये हमारा होता है। एंड समटाइम्स रिलैप्स भी हो जाता है। सो रिलैप्स में क्या हो जाता है कि समटाइम्स पर्सन स्टार्ट टू टेकिंग। सो लेट्स सपोज कोई स्ट्रेसर आया तो पर्सन स्टार्ट टू स्मोक, है ना। सो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देगा जस्ट फॉर स्ट्रेस एंड ऑल कंडीशन में, हमेशा नहीं। तो दैट इज द रिलैप्स। तो इट समटाइम्स इट हैपन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द प्री कंटेम्पलेशन। देन कंटेम्पलेशन होगा, देन पेशेंट क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, फिर एक्शन लाएगा, देन उसको मेंटेनेंस करेगा। सो दैट इज द ट्रांस थियोरिटिकल मॉडल ऑफ चेंज। दैट इज कि एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। एंड इट इज बेसिकली यूज इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, समटाइम्स इट इज यूज इन लाइक वेट रिडक्शन हो गया, या फिर क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी इसको यूज करते हैं। सो दैट इज दैट, ठीक है। सो ये हमारा हो गया साइकोथेरेपी। उसके बाद ना आपको कुछ नेम याद करने हैं इन द एग्जाम, फॉर एग्जाम पर्पस के लिए, बिकॉज इन द एग्जाम समटाइम्स दे आस्क द नेम ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो यू हैव टू जस्ट नो द नेम ऑफ दिस टेस्ट, दैट इज द वेशलर adult intelligence scale, WAS, or Mellins intelligence scale for Indian children, and third one is the Bhatia's battery of performance test of intelligence. So these three tests are the intelligence testing, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या याद रखना है, दैट इज द पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो यहाँ से भी MCQ आया है। पर्सनैलिटी असेसमेंट हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेकेंड वन इज द प्रोजेक्टिव टेस्ट। सो ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में समथिंग लाइक कि बहुत फिक्स क्वेश्चंस होता है एंड पर्सन को जस्ट यस नो ट्रू फॉल्स में आंसर देने होते हैं। तो इसमें लाइक प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज्ड होती है और लास्ट में स्कोरिंग सिस्टम होता है, तो स्कोर दिया जाता है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपको नाम याद करना है, इसमें हमारा है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, है ना। सो MMPI, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट नो द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट इज यूज्ड इन पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट इज द MMPI। सो पर्सन आस्क फिक्स क्वेश्चन लाइक यस नो में या फिर ट्रू फॉल्स में आंसर देने होते हैं। स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। सेकेंड हमारा होता है प्रोजेक्टिव। सो प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि पर्सन के अंदर जो भी फीलिंग, जो भी थॉट्स है वो प्रोजेक्ट होगा। So, जो भी अनकॉन्शियस उसका कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल है वो हम प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो इसमें अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ओपन एंडेड रिस्पॉन्स होता है, इसमें कोई ट्रू फॉल्स यस नो में नहीं होता है, पेशेंट खुद से थ्योरी बनाएगा ना। सो ओपन एंडेड रिस्पॉन्स होता है एंड इट रिवील द अनकॉन्शियस थॉट फीलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जैसे कि रोसार्क टेस्ट, है ना, रोसार्क टेस्ट जिसमें 10 कार्ड होते हैं विद इंक ब्लॉट। सो ये पता होना चाहिए 10 कार्ड्स होते हैं विद इंक ब्लॉट एंड पेशेंट से पूछते हैं कि आपको इसमें क्या लग रहा है ना। तो पेशेंट खुद ही सारी थ्योरी बनाते हैं। इट इज ओपन एंडेड, है ना। एवरीबडी फील लाइक डिफरेंट थिंग कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है। सो दैट इज द रोसार्क टेस्ट कार्ड, दैट इज द प्रोजेक्टिव टेस्ट। उसके अलावा दूसरा हमारा है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट।
सो थीमेटिक अप्रिसिएशन लाइक हम उनसे पूछेंगे कि आपको इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, तो वो थ्योरी बनाएगा ना, सो दैट इज द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट हो गया। उसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेक्निक हो गया, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, है ना। सो लाइक एक सेंटेंस होगा माई मदर विल, तो उसके आगे उसको कंप्लीट करना होगा, सो दैट इज द बाय दैट उसकी जो भी अनकॉन्शियस थॉट फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो रिवील होता है, एंड इट इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। सो दैट इज द प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यू हैव टू नो द नेम ऑफ दिस ऑल द टेस्ट बिकॉज एक दो बार एग्जाम में ये आ रखा है, ठीक है। उसके बाद कुछ है हमारा, यस दिस वन, you have to know this test also, that is the Bender Gestalt test. So Bender Gestalt test, it is also the screening tool that is used in organic mental disorder में. And one more important word you have to know, that is the Spikes protocol. So Spikes protocol क्या है, that is something कि कुछ भी लाइक बैड डायग्नोसिस होता है ना पेशेंट को, तो उसको हमें पेशेंट को कैसे बताना है उसका बैड इलनेस, सो दैट इज द स्पाइक्स प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल यूज टू ब्रेक द बैड न्यूज टू द पेशेंट अबाउट देयर इलनेस, कि आपको लेट सपोज बोलना हो कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो उसको हम किस तरीके से पेशेंट को उसका बैड जो न्यूज है वो कैसे पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, सो दैट इज द स्पाइक्स प्रोटोकॉल। ओके, एंड लास्ट वन, दैट इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट बिकॉज देयर इज सो मेनी साइकोथेरेपी, बट यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो मिलियोथेरेपी। सो मिलियोथेरेपी में क्या है, मिलियो मीन्स, मिलियो इज समथिंग दैट इज द इन्वायरमेंट। मिलियो का मतलब है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स, सराउंडिंग। सो हम मिलियोथेरेपी में क्या करते हैं, पूरे सराउंडिंग्स को ही चेंज करते हैं, सराउंडिंग्स को ही हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि पेशेंट को लाइक उस तरीके से हेल्पफुल होगा उनके जो भी डिसऑर्डर है उसको ओवरकम करने में। सो आप इसको कैसे समझ सकते हो, बहुत सिंपल है कि हम बोलते हैं ना कि हमारा सराउंडिंग हमें अफेक्ट करता है। लाइक हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, जिस पीपल के अराउंड रहते हैं, हमारा मेंटल उस तरीके से बहुत अफेक्ट करते हैं ना, किस तरीके के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। एंड दिस मिलियोथेरेपी इज लाइक ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइक दैट kind of thing you can understand. So इसमें क्या होता है ना कि environment setting is structured to help improve patients behavior, emotion and social functioning, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलियोथेरेपी। सो इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना, जो पेशेंट है उसको इमोशनली उसको पूरा सोशली उसको सेफ लगे, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि सब कुछ एक फिक्स रूटीन के थ्रू होना चाहिए कि हाँ इतने बजे आपको ये करना है ना, सो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ऐसे पेशेंट के साथ अच्छे से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होगा, नॉन जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग, तो पेशेंट अच्छा फील करेगा। सो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेशेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि पेशेंट को भी खुद का डिसीजन एंड ऑल लेने में उसको पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि एकदम पेशेंट को हर चीज में हेल्प करना है, थोड़ा वो डिसीजन एंड ऑल में वो हेल्प खुद से पार्टिसिपेट करे। सो पेशेंट पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए एंड सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी इज नथिंग, इट इज समथिंग कि चेंजिंग द एनवायरनमेंट, changing the setting of the surroundings, so that is the miliotherapy. Okay, so yes, that's all about today. Thank you so much, all the best.